नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 11 पाठ 1 समाजशास्त्र के विषय में। हम चर्चा कर रहे थे समाजशास्त्र एवं समाज के विषय में। अध्याय नंबर 1 में दिया गया है। एनसीईआरटी आधारित ये चर्चाएं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन की जाती हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 की भी कक्षाएं यहाँ पर आरंभ की गई हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी एक विषय पर चर्चा की जाती है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर समाजशास्त्र का परिचय। इसके भाग 1 में हम पहले समाजशास्त्र एवं समाज के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज देखिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजशास्त्र का परिचय, आइए देखते हैं क्या है समाजशास्त्र का परिचय। समाज का एक अंतर संबंधित समग्र रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्री परिकल्पनाओं के बारे में आपको पहले से ही परिचय दिया जा चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाज में एक दूसरे से लोग क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसका परिचय आप लोगों ने पहले ही देखा। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतर संबंधित हैं। हमने देखा था वहाँ पर कि नौकरी के बाजार में कि किन किन लोगों के लिए किस प्रकार की नौकरी का क्या महत्व है, उसके विषय में हमने देखा था। और इस नौकरी के बाजार में हमने राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, पारिवारिक है, आर्थिक है, इन सब क्षेत्रों के बारे में देखा। जैसे कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वह निश्चित तौर पर एक छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा। साथ में जिसकी राजनीतिक पकड़ अच्छी होगी तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नौकरी के लिए प्रयास कम करेगा, क्योंकि वह अपनी राजनीति में ही स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। पारिवारिक स्थिति या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थिति जिसकी अच्छी होगी तो वह निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ होता है, तथापि कुछ सीमा तक इसको बदला भी जा सकता है। अगले कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं के साथ ही साथ संस्कृति पर आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र को कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्पनाओं पर भी केंद्रित होंगे, जिससे समाज को समझने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है। आप देखेंगे कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन एवं समूहों और समाजों का अध्ययन है। आप देखें कि समाजशास्त्र क्या है, मनुष्य के सामाजिक जीवन और जो उसके समूह हैं और समाजों का अध्ययन जो है, उसमें समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार भी इसकी विषय वस्तु है। हम भी एक क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। हम ये यहाँ पर कहा गया है, समाज एक ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से ही उस समाज और समूह को देखा है और समझा है जिससे वे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो समाजशास्त्र की शुरुआत हुई वह हमारे बाहरी देशों से ही हुई या नहीं, यूरोपीय देशों से ही हुई या ब्रिटेन लोगों के आने पर ही इसकी, अंग्रेज़ों के आने पर ही इसकी शुरुआत हुई। उससे पहले भी जो समाज था वह किसी न किसी रूप में चलता था और सामाजिक समूह उस समय भी हुआ करते थे और लोग उसको समझते थे। यह सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और विविधताओं की पुस्तकों में से स्पष्ट होता है। यह सभी लोगों के दार्शनिक विचारों या गुरुओं या उनके विविधताओं आदि से स्पष्ट होता है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिकों एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है। जो अपने और अपने साथ साथ समाज के बारे में सोचते हैं वह केवल दार्शनिक या विचारक ही नहीं सोचते हैं। हम सभी के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में अपने अलग अलग विचार रहते हैं। हम अगर दो लोग भी हैं तो उनके भी विचार यहाँ पर भिन्न भिन्न रहते हैं। और
एक दूसरे से विचार क्या रहते हैं, किसी दूसरे के प्रति उसकी अलग अलग धारणाएं रहती हैं। ये रोजाना की हमारी धारणाएं और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ ही होती है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसा भी है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र एक समाज के बारे में प्रश्न एवं विचार दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। समाजशास्त्र के रूप में हम देखें तो यह दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर भी होता है। समाजशास्त्र मानव व्यवहार में नैतिक और अनैतिक रहन सहन के वांछित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षण करते हैं। मानव व्यवहार में जो नैतिक है या सॉरी अनैतिक है, इस प्रकार रहन सहन है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब सॉरी थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट है, आप लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। मानव व्यवहार क्या है, एक नैतिकता अनैतिकता रहन सहन और पूरे वांछित तरीकों का अध्ययन करता है और उसका निरीक्षण करता है। या केवल दार्शनिकों तथा धार्मिक विचारों के अलावा भी अन्य तथ्यों की खोज करता है। समाजशास्त्र का सरोकार भी मानकों एवं मूल्यों के प्रति है। समाजशास्त्र का जो सरोकार है वह मानकों एवं मूल्यों के प्रति है, मतलब कि समाज में क्या मूल्य हैं, कि समाज में कौन कौन सी चीज़ें मान्यता प्राप्त हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ पर लोगों के लिए मानक रूप में नहीं है, वो उसके मूल्य हैं। लेकिन इसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं मूल्यों से परे उन उद्देश्यों पर है जिसका लोगों का अनुसरण करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज को किस तरीके से एक बेहतर बनाया जाए और लोग उसका अनुसरण किस तरीके से करें। इसका सरोकार उस तरीके से है जिसके तहत वो वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। अध्याय 3 में आप देखेंगे कि किस प्रकार धर्म का समाजशास्त्र ईश्वरीय मीमांसा अध्ययन अलग है। मतलब अध्याय 3 में आप लोग देखेंगे कि जो ईश्वर के प्रति आस्था है उसके साथ साथ जो धर्म है उससे भिन्न समाजशास्त्र किस तरीके से अन्य समाजों को देखता है या समाज का अध्ययन करता है। समाजों का अनुभविक अध्ययन एवं समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है। जो समाजों के अनुभव हैं उसको भी समाजशास्त्र के साथ साथ जोड़ करके देखा जाता है, समाजशास्त्र के अध्ययन में देखा जाता है। लेकिन इस बात का यह अर्थ कतई नहीं है कि समाजशास्त्र का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है तब वह जानकारी इकट्ठा करने और प्रेषण करने का उत्सुक होता है। जब कोई भी समाजशास्त्री किसी समाज का अध्ययन करता है तो वह अधिक से अधिक वहाँ की जानकारियाँ इकट्ठा करता है, चाहे वह धार्मिक जानकारियाँ हो या राजनीतिक जानकारियाँ हो या आर्थिक जानकारियाँ हो, वह सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है, चाहे वह निजी पसंद के प्रतिकूल हो, चाहे वह समाजशास्त्री को विचार पसंद आए या ना आए, उन विचारों को भी वह इकट्ठा करता है जो समाजों में विचार है या जो समाजों के प्रतिकूल हो या नहीं हो, वह सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं समाजशास्त्री। इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर बर्जर एक असामान्य लेकिन प्रभावशाली तुलना पेश करते हैं। किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफ़ी फायदेमंद होता है। पीटर बर्जर कहते हैं कि अगर किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूस तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को अगर कोई भी पकड़ लेता है या उसे अपनी तरफ कर लेता है तो वह काफ़ी क्या होता है, फायदेमंद होता है। मान लीजिए युद्ध के समय किसी जासूस को अगर पकड़ लिया और उसे जिस सेना ने पकड़ा हो तो उस जिस सेना का वह जासूस है उस सेना के बारे में काफ़ी कुछ
जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती हैं। जैसे कि जो पहले विचार थे उस सेना के, उससे भी भिन्न वह जो सेना की रणनीति होती है वह हो सकती है और उससे भी मुक्त होता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है, तो उसकी रिपोर्ट न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी, बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी वह उसे हथियाना चाहे। एक समाजशास्त्री भी काफ़ी यहाँ पर देखें, जब कोई अधिकारी की विचारधारा के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अगर कोई रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो निश्चित तौर पर एक निष्पक्ष कार्य नहीं करेगा, बल्कि जो उसके अधिकारी चाहते हैं या जिसमें उसका हित है वह उसी पक्ष की बात करेगा, और जो उसके विरोधी पक्ष हैं उसके लिए वह क्या होगा, एक निस्वार्थ कार्य नहीं होगा, बल्कि उसके लिए काफ़ी फायदेमंद न होकर घातक हो सकता है। उसका काम है कि वह किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना, जितना कि वह कर सकता है। समाजशास्त्र में होता है कि वह किसी भी कार्य का निष्पक्ष अध्ययन करे और निष्पक्ष रिपोर्ट निकाले, चाहे वह किसी के लिए फायदेमंद हो या नहीं हो। क्या इसका अर्थ निकलता है कि समाजशास्त्री अपने अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जानने अथवा उस काम के प्रति जिसके लिए समाजशास्त्री जानकारियां जुटाई जा रही हैं कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। इसका अर्थ यह निकलता है कि कोई भी समाजशास्त्री अगर कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वह उसकी जिम्मेदारी भी होती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितना कि समाज के एक नागरिक की होती है। लेकिन यह पूछताछ समाजशास्त्री पूछताछ नहीं है, यह तो एक जीव विज्ञानी एवं जैविकी ज्ञान की तरह है। यह केवल पूछताछ समाजशास्त्री नहीं है, बल्कि जीव विज्ञानी की तरह, जैविक ज्ञान की तरह उपयोग की जाती है, कि मतलब जिससे समाज के दो गुट आपस में न लड़े, बल्कि उन समाजों के बीच सामंजस्य बना रहे और उन समाजों का क्या हो, विकास हो। समाजशास्त्र इस तथ्य पर बल देता है जिसका उपयोग या तो स्वस्थ करने के लिए या खत्म करने के लिए किया जा सकता है। जैसे जीव विज्ञानी जैविकी ज्ञान का प्रयोग किसी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए करता है, वैसे ही समाजशास्त्र भी क्या करता है कि किसी भी समाज में सामंजस्य बनाने के लिए उस विचारधारा को व्यक्त करता है। चाहे तो वह कुछ बुराइयां छुपा भी सकता है, अगर वह किसी समाज के विरोध में अगर रहेगा तो वह उन बिंदुओं को मुख्य रूप से रखेगा, जिससे कि उन समाजों के प्रति लोगों की धारणाएं बदल जाए और लोगों के प्रति और अन्य समाजों की जो धारणाएं हैं वह अलग बन जाए। जीव विज्ञानी उस जिम्मेदारी से मुक्त है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है, परंतु यह एक जैविकी प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र क्या है? एक जैविकी प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र आरंभिक काल से ही अपने को क्या समझता है? एक जीव विज्ञानी की तरह समझता है। और साथ ही साथ देखें तो प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेषणों या दार्शनिक अनुचिंतनों या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधि से बधा होता है। जो ये समाजशास्त्र होता है यह ईश्वरीय व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्य विधि से कार्य करता है, वैज्ञानिक तरीके से सोचता है और उस समाजों के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखता है। धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी पक्षों का मिश्रण करता है। निश्चित तौर पर वह वैज्ञानिक तर्क को क्या देता है, यहाँ पर महत्व देता है। और इसका अर्थ है कि जिन कथनों पर समाजशास्त्री पहुँचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रश्नों द्वारा प्राप्त किए होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो भी समाजशास्त्री देता है, जो भी चीज़ कहता है
वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर जांच किया जाए तो वह साक्ष्य निश्चित हो, मतलब दूसरा व्यक्ति भी वही माने कि मतलब जो समाज की हकीकत है, जो समाज जिस तरीके का है उसके विषय में जो एक समाजशास्त्री की राय है, उसी राय को दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर जांच सके तो उसकी जानकारी के विकास हेतु उसे दोहरा सके, मतलब दूसरा व्यक्ति भी उसकी जानकारी प्राप्त करे तो उस वही चीज़ वहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए। यही समाजशास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अंतर और परिणाम स्वरूप तथा गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। समाजशास्त्र में परिणात्मक और गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर में भी बहस हो चुकी है। हमें यहाँ इस विवाद में नहीं पढ़ना है कि पढ़ना है, हमें यहाँ पर विवाद में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि समाजशास्त्र को अपने प्रेषणों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है। समाजशास्त्र जब किसी एक समाज का अध्ययन करता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है और निश्चित प्रेषण एवं विश्लेषण करता है, क्या ताकि दूसरे के द्वारा उसकी जांच की जा सके। अगर दूसरा भी जांच करे तो वह भी क्या निकाले, वही नियमों का पालन करते हुए वही जांच उसकी भी आ सके। अगले खंड में हम समाजशास्त्री ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं, जो एक बार फिर इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का परीक्षण करता है उससे पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रियाएं और नियमों का कितना महत्व है। इस पाठ्यपुस्तक का 5वां अध्याय आपको बताएगा कि समाजशास्त्री क्या करते हैं और वे किस तरह से समाज का अध्ययन करते हैं। अध्याय नंबर 5 में आप लोग देखोगे कि समाजशास्त्री किस तरीके से समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतरों का विस्तृत वर्णन समाजशास्त्री उपागम एवं पद्धति के बारे में एक स्पष्ट विचार देने में सहायता करेगी। उसके बाद हम देखें समाजशास्त्र का सामान्य बौद्धिक ज्ञान। यहाँ पर देखें समाजशास्त्र का सामान्य बौद्धिक ज्ञान क्या होता है। हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्री ज्ञान ईश्वरीय मीमांसा और दार्शनिक प्रेषणों से अलग है और इसी प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेषणों से भी अलग होता है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होता है जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। सामान्य बौद्धिक वर्णन वो होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेषणों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों का भी क्या करता है, समावेश करता है। दोनों ही अलग हैं, मतलब जो ये समाजशास्त्र का बौद्धिक प्रेक्षण होते हैं वो दार्शनिक विचार और समाजशास्त्री विचार क्या होते हैं, दोनों ही अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, यह हमेशा सामान्यतः भी चमत्कारिक परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा पहुंचा जा सकता है। समाजशास्त्री ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज़्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई है, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई है। समाजशास्त्र में संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। समाजशास्त्र में संकल्पनाएं हैं, पद्धतियां हैं, आंकड़े हैं, ये पूरा तंत्र इस पर कार्य करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार संयोजित होता है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान के प्रतिस्थापित नहीं है। सामान्य बौद्धिक ज्ञान जैसा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, मतलब जो किसी एक व्यक्ति का सामान्य परीक्षण होता है वह समाजशास्त्र से थोड़ा हटकर होता है। जैसे यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि गरीबी के विषय में अगर प्रकृतिवादी या नहीं एक सामान्य लोग अगर बात करेंगे तो वह
इसका गरीबी का कारण क्या बताएंगे कि लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य होते हैं, बुद्धिमत्ता की कमी होती है एवं कार्य करने के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। जबकि अगर समाजशास्त्री इसी चीज़ को देखेगा तो वह समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है, वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वह यहाँ पर जो गरीबी का कारण है वह सिर्फ और सिर्फ आलस्य या काम से जी चुराना न देख करके वह उस गरीबी के जड़ तक पहुँचेगा कि उस समाज में गरीबी या असमानता क्या है, क्यों लोग गरीब हैं, जिसकी कार्य की अनियमितता दीर्घकाल एवं मजदूरी कम है। वह यह जानने का प्रयास करेगा कि लोग गरीब क्यों हैं, वह यह जानेगा कि क्यों उन्हें कम मजदूरी मिलती है जिससे कि वह क्या है, गरीब हैं। इसके बाद देखें असंदिग्ध संपर्क। यहाँ पर कारगिल युद्ध के साथ साथ समझाने का प्रयास किया गया है। बहुत से समाजों में जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल है, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र की ओर जाता है, पिता से पुत्र का होता है। बहुत सारे समाजों में ऐसा होता है कि जो भी उत्तराधिकार मतलब जो पिता की जो भी जायदाद या जो भी चीज़ें होती हैं उस पर पुत्र का ही हक होता है, जबकि वंशानुक्रम के माध्यम से वह पुत्र को स्वतः प्राप्त होती है। इसे पितृवंशी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर देखा जाए, अगर दो भाई बहनें हैं और उन अपने पिता के दोनों ही संतानें हैं और उन दोनों का अधिकार है कि वह अपने पिता के संपत्ति में समान रूप से भागीदार हैं, इसे ध्यान में रखते हुए औरतों को संपत्ति के अधिकार मिलने की प्रवृत्ति अत्यधिक क्षीण है। जैसे कि विभिन्न समाजों या भारतीय समाज के अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि जो पिता की संपत्ति होती है वह पुत्र को मिल जाती है, जिससे कि औरतें हैं उनकी संपत्ति में अधिकार मिलने की जो संभावना होती है वह कम होती हैं। भारत सरकार ने भी कारगिल युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि भारतीय सैनिकों के मृत्यु पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि उनकी विधवाओं को मिलनी चाहिए। जब कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया तब जो भी शहीद हुए हमारे देश के, तो भारत सरकार ने यह सोचा कि जो भी इस युद्ध में जवान सैनिक शहीद हो गए हैं उनकी जो विधवाएं हैं उनको किसी दूसरे पर आश्रित न होना पड़े, इसके लिए उन्होंने जो भी धनराशि थी उसका अधिकांश हिस्सा लगभग 3/4 यानी 75% भाग उनकी महिलाओं को देने के बारे में सोचा और उनकी विधवाओं को दिया। निश्चित रूप से सरकार के इस फैसले के अवांछित परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगाया। सरकार की सोच अच्छी थी कि उनकी जो पूर्व सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उनके परिवार और उनकी जो पत्नियां हैं वो निश्चित तौर से अपनी जीवन को आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हुए वह जांच सरकार नहीं कर पाई। इस कारण बहुत सी विधवाओं को अपने देवर पति के भाइयों के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। जब जो लगभग सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जा रही थी उसका अधिकांश भाग जब विधवाओं को दी गई तो बहुत सारे समाजों में जो महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो लोगों ने क्या कर दिया कि जो विधवाएं थी उनको जो शहीद थे उनके छोटे भाइयों से शादी करने के लिए मजबूर किया। कुछ मामले में वह देवर बाद में पति अल्पवयस्क था जबकि भाभी बाद में पत्नी युवती थी। इस बात का भी निश्चित करने के लिए होता था कि क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतक के परिवार में ही रहे। लोगों ने ये सोचा कि जो ये संपत्ति है या नहीं जो भी धनराशि मिली है वह किसी न किसी तरीके से यहीं पर रखी जाए, मतलब अपने ही अधिकार में रखी जाए। इसके लिए उन्होंने चाहे तो अपने
दूसरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती भी कई मामलों में शादी करवा दी गई। और क्या आप इस तरीके के अवांछित परिणाम वाले किसी अन्य सामाजिक कार्य अथवा ऐसे ही किसी शासकीय फैसले के बारे में सोच सकते हैं? कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोई चीज़ें अगर गलत नहीं भी हैं तो वह जबरन गलत हो जाती हैं, क्योंकि जब लोगों को लगा कि यह संपत्ति का या जो भी सहायता राशि थी, क्षतिपूर्ति राशि थी, उसका अधिकांश भाग जो उनकी विधवाओं को, सैनिकों के, शहीदों के जो विधवाएं हैं उनको मिला, तो उनको लगा कि भाई ये कहीं इस पैसे को लेकर कहीं और न चले जाए। उन्होंने ज़बरदस्ती में अपने दूसरे पुत्रों या किसी अन्य तरह के हथकंडे अपनाकर क्या कर लिया, उस संपत्ति को अपने ही पास बरकरार रखने के लिए निश्चित तौर पर विधवाओं के साथ क्या करना आरंभ कर दिया, दूसरी शादी है या उनके मन के खिलाफ या नहीं जो वह चाहते थे उसके विपरीत कार्य करना प्रारंभ किया। अ, यह प्रश्न कोई नहीं पूछता या दूसरे में यह अपने आप में नहीं पूछता, मैं यह विचार क्यों रखता हूँ। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। एक समाजशास्त्री जो होता है उसे अपने बारे में और उसके द्वारा जो चीज़ें समाज के लिए दर्शाई जा रही हैं, अगर उसके बारे में अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों न हो। क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधि के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लौटें और उस समय के सामाजिक परिस्थिति को समझें जिससे कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकास का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आधुनिक अगर समाज में देखें तो जो समाजशास्त्र का है वह बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है विज्ञान का समाजशास्त्र पर। चलिए हम सबसे शुरू में देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है। बौद्धिक विचार जिसकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मान विज्ञानियों ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी के आरंभिक शताब्दियों में जैसे अगस्त कोंत, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात का प्रयास किया गया कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए आधुनिक काल से पहले भारतीय समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियाँ या संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं जो भारत में पहले चलती थी, प्राचीन काल में चलती थी, उस समय जो भारत के लोग थे आधुनिक समाजों के प्रकार से क्या थे, वो भिन्न थे। इस प्रकार के कर्मिक विकास का दर्शन यह मानता है कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज़्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था। गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता था। बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में चाहिए और इसकी बुद्धिजीवी तथा सिद्धांतवादी जवाब हैं। शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है। अगर हम देखें जो प्राचीन काल था उससे आगे अगर अंग्रेजों के काल में देखें, उसके बाद जो भारतीय समाजशास्त्र आया वो काफ़ी विचारशील रहा है अन्य समाजशास्त्रों से, अन्य देशों के समाजशास्त्रों से। यही इसके व्यवहार में भी दिखता है।
अगली पुस्तक समाज का बोध में आप भारतीय समाजशास्त्री विचार, उसके सरोकारों और इसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव था, जो समाज की प्रायः जीवित जैतवाद की तुलना से की जाती है। इसके क्रमबद्ध विकास को चरणों में तराशने का प्रयास किए जाते हैं, जिसकी जैविकी जीवन से तुलना की जा सकती है। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने, जिसमें प्रत्येक भाग को खास कार्य निष्पादन में रत हो, सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्त्रीकरण में अध्ययन से बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हमने यहाँ इसलिए की क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का जिसके समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका गहरा संबंध किस प्रकार से है, इसके गहरे संबंध की किस प्रकार समाजशास्त्र आनुभाविक वास्तविकता का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? जो वास्तविक अनुभव होते हैं उसका अध्ययन करता है। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 18वीं शताब्दी में चला, कारण यह कि व्यक्तिवाद पर बल देता है। जो ज्ञानोदय आंदोलन था वह व्यक्तिवाद पर बल देता था। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी, साथ ही एक बढ़ता हुआ दृढ़ विश्वास यह भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उदाहरण के लिए गरीबी, जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना क्या हुआ, आरंभ हुआ, जो मानवीय उपेक्षा और शोषण का परिणाम है। जो गरीबी है वह किसी न किसी हद तक मानवीय उपेक्षा और शोषण का परिणाम था, इसलिए गरीबी को समझा जा सकता था और उसका निराकरण हो सकता था। इसके अध्ययन का तरीका यह है कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सके और इस विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाएं को मापा जा सके, इसका वर्गीकरण किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा अध्याय 5 में किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हर चीज़ का समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है और उसमें जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं उसे देखा जाता है और समाज को किस तरीके से और अच्छा बनाया जाए उसको इसमें समझाने का प्रयास किया जाता है। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे उनका मानना था कि ज्ञान में वृद्धि से ही सामाजिक बुराइयों का क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कांते, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। ऑगस्ट कांते का मानना था, कांते भी कहीं पर आप लोगों को दिया रह सकता है कि जो समाजशास्त्र है उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, मानव का कल्याण है। आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। चर्चा और अधिक लंबी न हो जाए, इसलिए हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे जल्द ही, क्योंकि काफ़ी लंबा पाठ है, इसके लगभग 2 भागों में और चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। जल्द मिलते हैं। भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।